आतमजीत सिंह जी, आपसे आपके पास आते हैं। जी पहले तो ये बताइए कि साहब गाजीपुर में क्या माहौल है अभी? माहौल तो पूरे हिंदुस्तान का अभी बहुत ज्वलंत है। लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ, जी जिसमें देश के डिप्टी होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी की 3 गाड़ियां किसानों के ऊपर चढ़ गईं और उनको कुचल कर निकल गईं। उसका वीडियो भी बाहर आया। उससे पहले जो गोदी मीडिया था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे तो किसान उपद्रवी थे, उन्होंने कुछ उनको उकसाया और गाड़ियों पे उन्होंने आग लगाई और उनको लाठी से मारा, तो उसकी एक्शन रिएक्शन में कुछ हुआ। पर वो जब वीडियो बाहर आया तो उसमें ये क्लियर हो गया कि किसान तो बेचारे अपने घर जा रहे थे और वहां जो उनके पुत्र थे आशीष मिश्रा टैनी, उनके जगह जगह पोस्टर बैनर लगे थे। 138 विधानसभा का इलेक्शन लड़ने की तैयारी थी, इसीलिए उन्होंने वो दंगल टैनी गांव में ऑर्गेनाइज कराया था केपी मौर्य के लिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के लिए। जब उनको लगा कि उनका ये दावेदारी जो है वो खराब हो जाएगी, तो उन्होंने उस पर एक अपना गुस्सा उनके आपे से बाहर हो गए और अपने 2 साथियों अंकित दास और लखनऊ से उनके एक और साथी आए हुए थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जबरन ये निहत्थे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के और करीब 5 लोग मार दिए और उनके भी 2 लोग मारे गए। कहते हैं कि पुलिस वालों को हवाले कर दिया गया था उनको जिंदा। उसके बाद वो कैसे मरे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। तो काफी कुछ हो रहा है, जी तो हम जी लोग नजर बनाए रखे हैं हर चीज पे। और जी जैसे जैसे हम लोग आंदोलन में, आपको पता है कि जब आंदोलन लड़ा जाता है तो षड्यंत्र रचे जाते हैं सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो कहीं तो उसको हिंदू सिख की बाइनरी से भी देखा जा रहा है कि सिख ही आंदोलन में है, तो क्यों ना इस समुदाय को फिर से 84 की तरह टारगेट करके उनको आहत किया जाए। पर ये आंदोलन उससे बहुत बड़ा है, ये एक जी जीविका का आंदोलन है, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसका आज हम लोग इस प्रोग्राम में भी बैठे हैं पीएसयू सेल को लेकर। तो हमारे साथ ट्रेड यूनियंस भी जड़ी हुई हैं काफी, और मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है पीएसयूज की भी। तो मुझे कल आनंद जी ने कहा कि आप पीएसयूज पे बोलें, तो मैंने कहा ट्रेड यूनियन से मुतालिक जितनी चीजें होंगी मोनेटाइजेशन की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। जी। तो ना, हाँ, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, समवॉट रिलेटेड बात करेंगे आपसे। एक तो किस किस को रोया जाए, जैसा हर्षवर्धन साहब ने भी कहा, और इस 25 साल से एयर इंडिया के साथ जो किया गया, और भी पीएसयू की बात करेंगे, पहले एयर इंडिया की बात कर लें। जी 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 जी। तो वो एक कहा जाए कि एक हालात ऐसे बना दिए गए थे, अब बन गए थे कि अब 50-60 हजार करोड़ का आपके ऊपर डेट बर्डन है और 20 करोड़ रोज का घाटा। जी। तो एक तो ऐसे हालात में आप सेल को कैसे देखते हैं, एक। और दूसरे, इसका ये है कि 1 साल तक किसी को रिट्रेंच नहीं कर सकते टाटा वाले, 1 साल के बाद वीआरएस देना शुरू कर सकते हैं जी। और स्पेशली ग्राउंड स्टाफ का और इनका ये एजिटेशन एक शुरू होने के कगार पे है। उन लोग का ये मेडिकल बेनिफिट्स, हाउसिंग सबसे बड़ा एक इशू बन गया है वहां, जो तमाम लोगों के पास गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड हाउसिंग है, उसका क्या होगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेस जो कट किए गए थे और रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। तो ये जो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो इम्पैक्ट होगा, इसको कैसे देखते हैं? दोनों चीज के बारे में आप अपनी राय बताएं। देखिए, शुरुआत में यहाँ से करूंगा कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है वी आर अ वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का पहला दायित्व होता है कि वो बॉटम अप अप्रोच रखे। जो आपके बॉटम में सबसे कुचले निचले और गरीब, बेरोजगार और अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको सशक्त करना, उनको एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, यही इस गवर्नमेंट का दायित्व है। पर पिछले जैसे कुछ वर्षों में हमने पिछले 7 सालों में देखा कि सरकार का रवैया ना वेलफेयर स्टेट का है, ना एक सोशलिस्ट स्टेट का है, ना वो ये सोचती है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं सब बराबर। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी सामने आई। जब गुजरात के सीएम थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उस टाइम जीएचपीएल को लेकर जो ये केजी बेसिन पे गैस फाइंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकला, जिसमें मुकेश अंबानी को इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में केजी बेसिन में लॉसेस हुए और 6000 करोड़ रुपए का, कहीं बताते हैं एक सीएजी की रिपोर्ट है उसमें घपला हुआ, और जीएचपीएल से जबरदस्ती उस लॉसेस को पूरा कराया गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए चीफ मिनिस्टर से, तो उसी जीएचपीएल का लॉस जो है
मेरा ख्याल से ONGC या गेल किसी एक कंपनी के साथ, LIC शायद, LIC ने और GHPL का लॉस 6,000 करोड़ रुपए का पूरा किया, इंटरेस्ट फ्री लोन देके उसको कंपनी को ही टेक ओवर करवा दिया गया। तो ये एक मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट गुजरात से जो शुरू हुआ वो अब हिंदुस्तान पे पूरा काबिज हो गया है। और जिस तरीके की ये मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लाया गया है, मैं आपको कुछ आंकड़े इस पे देना चाहूंगा। मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया था कि 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट, जिसमें चेन्नई, भोपाल, बनारस, वडोदरा और 40 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, रेलवे के स्कूल्स बच्चों के और रेलवे कॉलोनी जिसका आपने भी बात किया, उनके आवास विकास का जो योजना थी रेलवे की, वो सब प्राइवेटाइज की जा रही है। उसका प्राइवेटाइजेशन का मेन कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जुलाई में, जब ये कोरोना काल में हम लोग सब लॉकडाउन में थे, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। बट क्या ये जो 6 लाख नौकरियां या 6 करोड़ लोगों की नौकरियां जो हाथ से चली जाएंगी, क्या उसका बंदोबस्त किया है सरकार ने? VRS तो चलिए दूर की बात है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि अभी तक 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन लागू नहीं हो पाई है। 80% स्टेट्स में 7th पे कमीशन नहीं है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़कर। और 6th पे कमीशन के जो महंगाई भत्ता है 28% के हिसाब से जो तय किया गया था जून 2021 में, अभी तक वो महंगाई भत्ता भी नहीं दिया गया है वहां के एम्प्लॉइज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो बहुत सारी दुविधाएं, किसानों के गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए पिछले 7 सालों में, फसल की उपज का दाम नहीं मिलता, और उसके बाद ये PSU सेल, पहले लास्ट ईयर उन्होंने कहा 1.5 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन की जाएगी, अब इस बात को निकल के आ रहा है कि ये 6 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन है। क्या इस देश को, पूरा देश को बेचने का कारोबार बना लिया है सरकार ने? आपने देखा अभी परसों की न्यूज में आपको बताता हूं, कोल इंडिया की न्यूज थी कि कोल की प्रॉब्लम हो गई है। 165 गीगावाट के पावर प्लांट्स हैं कोल ऑपरेटेड, जो 56% एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनका 135 गीगावाट की कोल, जो 135 किलोवाट के स्टॉक में क्रिटिकल स्टॉक है, कोयला अवेलेबल नहीं है। इंपोर्टेड कोल यूनिट्स जो गुजरात में टाटा की और अदानी की हैं, उसमें कोल एक्सचेंज में 20 रुपए यूनिट स्टेट गवर्नमेंट को जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इंडोनेशिया की खदानों की वजह से $50 का इंपोर्टेड कोल पर टन जो है आज की डेट में $150 पर टन बिक रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी है क्या, और किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को कफअप करने के लिए अमाउंट, उनको निस्तार करने के लिए, उनको बिल्कुल नाताबूद करने के लिए, उनके कॉफर्स को खत्म करने के लिए किस तरीके से उनसे पैसा लिया जा रहा है। जब GST देने की बात आती है तो सारी स्टेट गवर्नमेंट कहती है किसी का 60,000 करोड़ बकाया है, किसी का 36,000 करोड़ बकाया है। GST में पहले 5 साल में उनको एक इंक्रीमेंट हर साल देना था, वो कोरोना के चलते, कोविड के चलते पुरानी पेमेंट तो छोड़िए, वो पुरानी पेमेंट भी नहीं मिली, तो इंक्रीमेंट तो उनको GST का जो लॉस गैप है वो कैसे पूरा किया जाएगा। और जब तक GST का शेयर स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था GST इंप्लीमेंट करने से पहले, अगर वो पैसा उनको टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, अपनी सड़कों को, रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि NHAI का 1.6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उसमें बड़ी एग्रेसिवली वो कहते हैं कि हम लोग इतने किलोमीटर की सड़क रोज बनाते हैं। 26,700 करोड़ रुपए का निजीकरण किया जा रहा है। आप अपने घर से निकलिए, आप एक टोल प्लाजा या टोल ब्रिज वाली सड़क लीजिए, और एक आप अपनी कॉलोनी की, एक छोटे गांव में जाने की, एक छोटे शहर में जाने की, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर रोड लीजिए, आपको कहीं सड़क नजर नहीं आएगी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। तो इसका मतलब है कि NHAI सिर्फ उन सड़कों पे काम कर रहा है जिन पे वो मोनेटाइज कर सकता है, जिन पे वो टोल कलेक्ट कर सकता है, जिन पे वो पैसा कलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा कहीं भी आपको डेवलपमेंट के नाम पे, छोड़िए सड़क के नाम पे, सड़क नजर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं, और यही बात ट्रांसमिशन पे भी है, 28,608 सर्किट किलोमीटर ऑफ पावर ट्रांसमिशन 45,200 करोड़ रुपए में मोनेटाइज की जा रही है, और उसमें से 39,832 करोड़ विल कम ओनली फ्रॉम 6 गीगावाट पावर जनरेशन एसेट्स।
जो ये पावर जनरेशन एसेट्स क्रिएट किए गए, ये आपके और हमारे टैक्स के पैसे से कलेक्ट किए गए। उसको मोनेटाइज करके सरकार फिर से वो पैसा इकट्ठा करेगी और फिर वो किस वेलफेयर स्कीम में लगाएगी ताकि उस पैसे को फिर मोनेटाइज किया जाए। ये तो एक विशियस सर्कल है कि जैसे कि मैंने आपको किसान आंदोलन में बताया, हम लोग आज के टाइम में कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये एक सर्कल बन गया है। उसी लिए पैसे से सत्ता और सत्ता का पैसा, कि पैसे से आप सत्ता में जाइए, आपके पास पैसा है, आप इलेक्शन लड़िए, आप सत्ता में जाइए और सत्ते से आप पैसा कमाइए। तो सरकार तो ये व्यापारियों की हो गई है। ट्रेड यूनियंस यहाँ कहती हैं कि हम लोगों को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा LIC से, GAIL से, SAIL से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हम अपने बच्चे कहाँ पालेंगे? हेल्थ फैसिलिटीज आपने प्राइवेटाइज की, आज हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल है? आपने एजुकेशन प्राइवेटाइज की, कितने बच्चे आपने देखा कोरोना के बाद 60% किड्स हैव, उन्होंने डिसाइड किया, उनके पेरेंट्स ने उनको वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला, क्योंकि आज की डेट में उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। अब हम टेलीकॉम का देख लीजिए, 35,100 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन हो रहा है 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर, जिसमें 14,917 खाली सिग्नल टावर्स जो है BSNL के इन्वॉल्व, 14,917 करोड़ के खाली सिग्नल टावर्स हैं BSNL के। मुझे एक कंपनी बता दीजिए टेलीकॉम की जिसने प्रॉफिट कमाया हो। इस देश में 8,77,000 करोड़ के NPAs माफ कर दिए गए, 8,33,000 करोड़ के NPAs बैड बैंक में क्रिएट कर दिए गए, यानी कि टोटल 17,10,000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया उन आदमियों का जिनकी इनकम डेली की 1,000 करोड़ रुपए है। सर्वे आया, अदानी जी की इनकम 1,000 करोड़ रुपए पर डे की है, मुकेश अंबानी की इनकम 1 करोड़ रुपए पर डे की है, एक किसान की आय 27 रुपए प्रति दिन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आय 600 से 800 रुपए प्रति दिन है। तो इतना गैप है। और लोन किसका माफ किया जा रहा है? लोन माफ किया जा रहा है उन पूंजीपतियों का, डिफॉल्ट वो करते हैं, उसका खामियाजा कौन भुगतते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फार्मर्स, प्राइवेट स्मॉल बिजनेसमैन, ये लोग खामियाजा भुगतते हैं। क्यों भुगतते हैं? इतना स्क्यूड जो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये किसकी देन है? ये सवाल खड़ा होता है।